के भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। यह एक ऐसा घाव है जो आसानी से भरता नहीं और राष्ट्र के मन पर एक गहरा दाग छोड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज का विषय है गद्दार ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। ज्योति ट्रैवल ब्लॉगिंग की आड़ में अपने ही देश से गद्दारी कर रही थी। देश की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। ज्योति ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है, जिसके 3,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। खुद को घुमक्कड़ घूमने वाली बताने वाली ज्योति पिछले 2 सालों में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी और चौथी यात्रा की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही उसका भांडाफोड़ हो गया। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या आईएसआई ने ज्योति को मोहरा बनाया? आईएसआई ज्योति को फंडिंग करता था क्या? एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्या आईएसआई पैसे देकर काम करवा रहा था? क्योंकि यह अंदेशा इसलिए और लगाया जा रहा है क्योंकि ज्योति बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ जीना चाहती थी। उसका बार बार पाकिस्तान जाना, पाक अधिकारी से दोस्ती और सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि वो जनवरी में पहलगाम गई थी, सोचिए, और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान गई। क्या वो रेकी करने गई थी? तमाम सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और ऐसे कि कितने एजेंट्स जो होंगे, सोचिए, मौजूद होंगे जिनको आईएसआई फंडिंग करके जासूसी करवा रहा होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जो है मेहमान है वो मौजूद हैं, लेकिन आप समझिए कि ज्योति ने क्या कुछ किया, ये जानिए। देखिए, 2023 में वीजा के लिए पाकिस्तान उच्चायोग गई थी, यानी पाक जो उच्चायोग के कर्मचारियों से मुलाकात की और दानिश ने अली एहसान से इसका परिचय कराया। ये वही दानिश है जिसको भाई यहां से हटाया गया। एस्पियोनाज यानी जासूसी का आरोप उस पर भी था। कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजे हैं, ये आरोप है, और एहसान ने ही पाक खुफिया अधिकारियों से मुलाकात करवाई। ये भी बात हम आपको बता दें, एहसान ने पाकिस्तान में रुकने का जो है इंतजाम जो है वो भी करवाया। इंतजामात सारे उसके लिए किए गए थे। अब इतना बड़ा धोखा देश के साथ करना और कहना कि भाई ट्रैवल विद जो, और साथ ही साथ कि भाई अपने देश से गद्दारी उस लेवल पर कि आपने दुश्मन पाकिस्तान का साथ निभाया, और बहुत कुछ इसमें हो सकता है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ तमाम मेहमान जो इस वक्त आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे साथ आए। कैप्टन इंद्रजीत सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जैन सर, आप यहां पर आए। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहां पर आए। सबसे पहले देवनाथ जी, आपसे ही मैं प्रश्न की शुरुआत करता हूं। जासूसी किस लेवल पर होती आ रही थी, होती आ रही है, और ये इतने हाई प्रोफाइल केस के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए, ओपनली घूम रही थी, सबको पता था सब कुछ, और बिना किसी आधार के तो गिरफ्तारी हुई नहीं होगी। सारे तथ्य भी सामने आ चुके हैं मीडिया की, कैसे पाकिस्तान हाई कमीशन से उस दानिश से इसका लिंक था जो कि एस्पियोनाज का जिस पर आरोप था। उसके बाद बार बार पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान में वीडियोस बनाना, बड़ी आराम से वीडियोस बनाना, और हर किसी से इसके लिंक बनते गए। फिर पहलगाम का भी एंगल, इसको आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, डिफेंस पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या एलआईयू यूनिट्स हैं जिन्होंने की ज्योति मल्होत्रा को इतने दिनों से रेडार पर रखा था, फॉलो किया था, और फिर अब उनको पकड़ा है, बिल्कुल, मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। ठीक। देश की सुरक्षा से ज्यादा और कोई गंभीर मुद्दा हो ही नहीं सकता। ज्योति मल्होत्रा बहुत ही देश की जानी पहचानी मीडिया पर्सनैलिटी हैं। ये ताज्जुब की बात है कि वह किस तरह से पाकिस्तान के भ्रमजाल में या मायाजाल में फंस गई। आमतौर पर जब भी कोई पाकिस्तान के लिए या दुश्मन देश के लिए स्पाइंग करता है तो उसकी कोई वजह होती है कि धन का लालच दिया गया, या शायद धर्म के नाम पर मति भ्रम हो गए, या कोई किसी मूवमेंट जैसे खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, या आजकल हम लोग सुन रहे हैं, बहुत शब्द कॉमन है, हनी ट्रैप, हाँ, कि कुछ ऐसी कार्रवाई पर लिप्त पाए गए जो कि शायद भारत के समाज में अशोभनीय लगता है, वो अपने परिवारों को और अपने रिश्तेदारों में बोल नहीं सकते। हनी ट्रैप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं भारत के अंदर, स्लीपर सेल्स हैं
लोन वुल्फ्स हैं, ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने शायद हो सकता है रॉ भी इसमें शामिल रही हो, बहुत बिल्कुल अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देवनाथ सबसे जी, ज्यादा लेकिन जरूरी, लेकिन एक बात ये मुझे नहीं समझ में आ रही, क्या इसको काफी लंबे समय से ट्रैक किया गया होगा कि भाई एक घटना घट गई, उसके बाद एक्शन अब हो रहे हैं, धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं, उस पर बिल्कुल हम बिल्कुल फौज के साथ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हैं, लेकिन ये जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आज तो नहीं लगी होगी, ये कुछ स्टेप्स तो रहे होंगे पहले भी कि भाई ये ऐसी एक केस है, कि भाई ऐसा केस है, इसको समझना जरूरी था। जी हाँ, आमतौर पे क्या होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जब कहीं पर धुआं होता है तो उसको ट्रैक करना शुरू कर देती हैं। और क्योंकि बाद में आपको कोर्ट में साबित भी करना होता है। ठीक है। देखिए, अभी तो सिर्फ उनको अरेस्ट किया गया है ना, बाद में चार्जशीट बनेगा। तो चार्जशीट बनने के बाद फिर जाहिर बात है कोर्ट होगा, कचहरी होगा, जज साहब फाइनली बताएंगे दोषी या नहीं। ठीक है। तो जहां पर धुआं होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज तुरंत अरेस्ट नहीं करती हैं। वो क्योंकि उनको एविडेंस, तथ्य, और तथ्य भी ऐसे जो कि कोर्ट में वो साक्ष्य जो हैं वो माने जाएं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें साक्ष्य जो हैं बहुत मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल। महज ये कह देना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोर्ट मानती नहीं है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक फॉलो करती हैं, जब तक कि धुएं के साथ आग भी ना पकड़ी जाए। जब उनके पास काफी मजबूत साक्ष्य जमा हो जाते हैं जो कि एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कोर्ट में एक्सेप्टेबल हैं, कोर्ट उनको मान सकती है, तभी जाकर फंदा डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपने जिंदगी में क्योंकि थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कई बार उसके बाद भी आग का परिणाम मिलने पर भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी कहती हैं कि अरे ये तो ठीक है, ये हमारे सामने है, इसको अरेस्ट मत करो, शक मत होने ट्रैक दो, करो। इसको काम करने दो, क्योंकि अगली कड़ी, देखिए जितने इंटेलिजेंस एजेंसीज काम एजेंट्स हैं या स्पाई हैं, जब वो काम करते हैं उनके ऊपर नीचे उनके हैंडलर्स होते हैं, दाएं बाएं उनकी दूसरी कड़ियां होती हैं। तो ठीक है, जो वो कर रही है या कर रहा है करने दो, मतलब उनके लेकिन विवेक पर हम उनके विवेक पर हमें छोड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई उन्होंने कुछ सोच के ही ये कदम लिया होगा। और बेहतरीन बात आपने ये रखी कि भाई शायद इससे जुड़े और तार को खंगालने के लिए और लिंक्स को जुटाने का प्रयास किया, लेकिन इस सिनेरियो से कुछ तो पूरे एजेंसीज ने भी सीखा होगा कि कहां पर हमसे चूक हुई। अगर इसने पहलगाम विजिट किया था और क्या पता इसने जानकारी दी नहीं दी, वो चर्चा का विषय रहेगा। मेरे साथ दीपक वोरा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, शिवदान जी भी हैं हमारे साथ, इंद्रजीत जी भी हैं। दीपक वोरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए। लेकिन गद्दारों पर आज चर्चा हो रही है कि देश में ये गद्दार कैसे हैं, गद्दार बचे कैसे हुए हैं, और अगर हैं तो इनका क्या इलाज करना चाहिए। क्या केवल एक ट्रैवल व्लॉग बना लिया जाता है, उसकी आड़ में धोखा देश को देना, पाकिस्तान में बार बार जाना। भाई पाकिस्तान में क्या है बार बार जाने के लिए, क्या देखना चाहते हैं उस बेकारी मुल्क में कि भाई लग्जरी बस। इनकी वीडियोस जो है वो सोचिए, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर, इंडियन गर्ल एट कटास राज टेंपल, एक भला काम, लेकिन इंडियन गर्ल राइड्स लग्जरी बस इन पाकिस्तान। और फिर पता लगता है कि भाई साहब ये पाकिस्तान से जितना प्रेम हुआ, भारत से उतनी गद्दारी कर डाली वोरा साहब ने। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपको मुबारक देता हूँ कि आपके शानदार चैनल ने इस विषय पर फोकस किया है, इस लड़की के बारे में। मैं इसको नहीं जानता, ना मैंने कभी इसका ट्रैवल ब्लॉग देखा, लेकिन अभी ग्रुपी साहब की मैं बात सुन रहा था, मैंने भी कुछ ऐसे ही एरियाज में काम किया है। बिल्कुल सही है सर कि हम पहले रुक जाते हैं, देखते हैं कि अगर कोई संकेत मिलता है, कोई सुराग मिलता है तो उसको जाने देते हैं कि शातिर से शातिर खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं चूक कर देता है, चूक जाता है, कोई सुराग छोड़ देता है, फिर एक के बाद दूसरी बात निकलती जाती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, इस महिला ने जो भी किया है, मैं जानता नहीं इसकी उम्र क्या है, क्या इसका परिवार है कि नहीं, पर ये जो दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब इतने सारे सबूत हैं, बहुत से लोगों ने ये डाउनलोड किया होंगे कि जो वीडियोस हैं, भले ही उनको मिटाने की कोशिश करें, वो तो है अब हमारे पास, सारी दुनिया के पास है। तो अब ये जो भाग नहीं सकती, छुप नहीं सकती, जी मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये वो, ये जमाना है इंटरनेट का, ये जमाना है इंस्टेंट कम्युनिकेशन का। आजकल कुछ एक नई नौकरी शुरू हो गई है इन्फ्लुएंसर्स की, तो कुछ पैसा वैसा बनाते हैं, अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, जो इन्होंने किया है, आपको याद होगा कि एक मैं आपको बता देता हूँ, एक वो था क्या, हीरा मोती, जो बहुत बड़ा कांड किया था उसने हीरो को, और अब जेल में बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर।
मेरा सवाल इन सब लोगों से, इस महिला से भी, मैं जानता नहीं इसके पति हैं, बच्चे हैं कि नहीं है, क्या इसके संबंध है पाकिस्तानियों के साथ। आप अब अरेस्ट हो गई हैं, हो सकता है कचहरी में काफी देर तक चले, मुझे मालूम नहीं है क्या नतीजा होगा। लेकिन एक प्रोफेसर है आज की दुनिया में, उसका नाम प्रोफेसर गूगल है, वो भूलने नहीं देगा। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर आपकी संतान है, बच्चे बड़े होंगे, लोग उनसे पूछेंगे कि क्या ये तेरी अम्मा थी जिसको गिरफ्तार कर लिया था पाकिस्तान की मदद करने के? क्या जवाब देंगे आपके बच्चे? नफरत करेंगे आपसे। मेम साहब, ये चीजें जो देशद्रोह करने से पहले इनको सोच लिया करिए कि आपके परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये मैं अपनी जिंदगी में देख चुका हूँ। एक व्यक्ति थे, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। शी कुडंट टेक इट कि मुझे अब इतनी बदनामी मेरी होगी, आपके परिवार की बदनामी हो रही है। अब आप देखिए आगे चल के क्या होता है। सो एनीबॉडी, और फिर तो आप बड़ी बोस्टिंग करती है ना, मैं यहाँ गई, मैं वहां गई, उन्होंने ये किया वो किया। तो क्यों करेंगे? पाकिस्तान में क्या टूरिज्म है मैम? बिल्कुल जैसा अभी बिल्कुल। बताया एंकर हु इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये तो कंगाल देश है। मैं आपको बताता हूँ सर, आपको याद होगा कि हमारे पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो फेस ऑफ हो गया था दोनों मिलिट्रीज के बीच में। मैं उस समय स्पेन में था, मैं और मेरे जो पाकिस्तानी काउंटरपार्ट थे, हम दोनों को स्पेनिश गवर्नमेंट ने बुलाया, बोला कि भाई देखिए हम एक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि स्पेनिश टूरिस्ट भारत और पाकिस्तान ना आ जाए। तो मैंने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से कहा कि तू क्या करेगा? कहता है सर 5 पूरे साल में टूरिस्ट मेरे देश में आते हैं, भारत में तो 50,000 आते हैं। आप प्रोटेस्ट करेंगे, मैं करके मुझे क्या फर्क पड़ता है, कौन आता है मेरे देश में? बिल्कुल। वी हैड टू टेक इट अप। ऐसे देखिए ये जो टेंशन है ये बॉर्डर पर है, उत्तर में ऑल योर पीपल गो टू साउथ इंडिया, जाइए वहां कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें समझनी है, सब बहुत जरूरी है। और इस महिला को मैं उम्मीद करता हूँ, I don't know what the truth is, लेकिन अगर कचहरी साबित करती है देशद्रोह, मेरा ख्याल है सर ऐसे लोगों के साथ, चाणक्य ने भी यही कहा था सर, राजा की फौज जिसमें शानदार ग्रुपी जैसे सोल्जर्स हैं, आप दुश्मन जो बाहर का है उसका निपट लेते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी की, मैं नहीं कह रहा, चाणक्य ने कहा था, इंटरनल सिक्योरिटी का जो आपके अंदरूनी दुश्मन है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इस मैडम को सजा होती है, मैं उम्मीद करता और हूं ये सजा ऐसी होनी चाहिए वोरा साहब कि भाई तारीख याद रखे, दुनिया याद रखे कि गद्दारी देश से की थी और इसकी सजा ये हो सकती है, बचना कोई भी नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात वोरा साहब की बात यहाँ पर कि 100%। जो हो बड़ा हो। यहाँ पर कैप्टन इंद्रजीत सिंह भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, शिवदांश भी साथ है मेरे। लेकिन कैप्टन इंद्रजीत सिंह, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, आप बताइए कि ऐसे गद्दारों के साथ करना क्या चाहिए? ये इतने हाई प्रोफाइल केस के रूप में इसको समझा जा रहा है कि ये ओपन सीक्रेट था, कि भाई ये सबको नजर आ रहा था कि इसका चैनल सब्सक्राइब लोग कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे देखो कितना अच्छा पाकिस्तान दिखा रही है। इसको खुद भी नहीं पता होगा पाकिस्तान किस लेवल पर इसका इस्तेमाल करने वाला होगा, आगे क्या कुछ किया होगा। और पहलगाम जाने की बात जिस तरीके से सामने आ रही है, आप बताइए मुझे इंद्रजीत जी, आपको क्या लगता है सर कि भाई कैसे ये जो जासूस होते हैं काम करते हैं और कितनी खुफिया जानकारी आपको लगता है चली गई होगी? देखिए शिवम, मैं सबसे पहले मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हमारी हैं जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे देश में आज की तारीख में ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर अपने ब्लॉग के बहाने विदेशों की यात्रा अक्सर करते ही रहते हैं। उन्हीं में से एक ये मैडम थी। तो ये मैडम ने जो कृत्य किया है बिल्कुल ही वो माफी योग्य नहीं है और ऐसी उम्मीद नहीं होना चाहिए, खास करके इन्होंने जो किया है। इससे इनकी तो लाइफ पे जो दाग लगा है वो लगा ही है। इनके साथ साथ इनके माँ जो पेरेंट्स है, इनका परिवार है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि किस तरह की परवरिश आपने अपने बच्चों को दी है। तो ये भी एक बहुत विचारणीय है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो इतनी जल्दी किसी पे हाथ नहीं डालती। अभी देवनाथ साहब जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी एजेंसियां हैं इतनी जल्दी हाथ नहीं डालती, क्योंकि अगर इनको आपने पूरे पुख्ता सबूतों के बिगर अगर आप गिरफ्तार कर लिया तो इनको बचाने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। कि हमारे यहाँ वकीलों की भी व्यवस्था है ऐसे लोगों को बचाने के लिए, और वो वकील छोटे पूरे नहीं होते, बहुत नामी जामी वकील होते हैं। हम आपको तो उन वकीलों को एस्कॉर्ट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, मगर इनके साथ वो वकील खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक जो है ना नैरेटिव है, जिसको कहेंगे कि जो देखो इसका फायदा उठा के और देश के साथ इस तरह की गद्दारियां करना शुरू कर देता है। ये मैडम को मैं यही कहना चाहूंगा
अरे आप यूट्यूब से आपका बढ़िया काम चल रहा था, आपकी अच्छे फॉलोवर थे, आपका नाम था। सबसे बड़ी बात है जो अर्निंग थी वो तो थी, आपका नाम था बहुत बड़ा, और आपने उस नाम के साथ अपने देश के साथ जिस देश में रह रही हो, बिल्कुल उसी से गद्दारी हो, जहां से इतना बड़ा आपको एक नए प्लेटफॉर्म मिला है, एक नाम मिला है, आपने उसी के साथ गद्दारी की है। तो ये ऐसे गद्दारों के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि कानून इनके साथ कोई रियायत ना बरते और जितनी कड़ी सजा हो वो इनको जरूर दे। अभी जांच एजेंसियां और भी जांच बिल्कुल इंद्रजीत जी, ये महत्वपूर्ण है और तारीख इनको याद रखेगी कि जिस तरीके से वीरांगनाएं हमारे साथ हुआ करती थी हमारे देश की, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। और आप सोचिए उस दौरान एक महिला जिसने गद्दारी करी। लकी बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लकी बिष्ट, एक बार इनका ऑडियो हम यहाँ पर ठीक कर लेंगे। लकी जी, आप मेरी आवाज, मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, इनकी आवाज को हम एक बार ठीक कर लेते हैं लकी जी की। लकी जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा आज का, जहां पर ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी महिला जिसने देश के साथ गद्दारी कर दी है, और उनसे अब हमारे उससे पूछने के लिए कि भाई आखिर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर इस पूरे मामले में और कितनी गहनता से जांच होनी चाहिए और कैसे इतना हाई प्रोफाइल ये केस बन गया, जहां पर ओपन सीक्रेट के रूप में, यानी कि सभी के सामने ये मौजूद थी। आईएसआई का चेहरा ये बनी रही और इसने देश के साथ उस लेवल पर गद्दारी की कि ये तो हमारी एजेंसियों की दाद देनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे तमाम मेहमानों ने कहा कि भाई इसको ट्रैक किया, लंबे समय तक ट्रैक करते रहे और इसको परत दर परत जो खुलासे हैं वो किया है हमने। हमारे साथ लकी बिष्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। लकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। पूर्व रॉ अधिकारी हैं लकी जी। लकी जी, ये केस जो है ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है, लेकिन एक ओपन सीक्रेट के तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं, कैसे ज्योति मल्होत्रा सभी के सामने थी, पाकिस्तान की अच्छी छवि पेश कर रही थी वो, और उसको इस बात का कहा जाता है कि पैसा मिलता था, एनकरेज किया जाता था कि पाकिस्तान अच्छा दिखाओ, अच्छा भी दिखाओ, लेकिन गद्दारी भी कर रही है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी दे रही है। आपको क्या लगता है एग्जैक्टली हुआ क्या होगा इस मामले में? लकी जी सर, एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा सर, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जहां पर एक दानिश नाम का मतलब एक उनका हैंडलर कह दो, इनका काम ही है सर। देखिए एक्चुअली आईएसआई का काम या दुनिया के किसी भी एजेंसी का काम क्या है, अपने हाई कमीशन के अंदर रहना। किसी भी कवर आईडी में ये लोग टारगेट करते हैं उन लोगों को जो इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके सर। ज्योति उनमें से नॉर्मली क्या हो सकती है, एक स्पैरो हो सकती है सर, ठीक है, एक नॉन कवर एजेंट हो सकती है। एक्चुअली क्या है कि ज्योति अपने हैंडलर को क्या इंफॉर्मेशन दे रही थी, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि उन्होंने ज्योति को टारगेट क्यों किया। और अकेला दानिश ने सिर्फ ज्योति को टारगेट नहीं किया होगा सर। एक हैंडलर जब भी किसी देश के अंदर रहता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो किसी देश के अंदर अपने किसी भी कवर आईडी के अंदर आया, तो उसका काम ही सिर्फ यह है कि उस देश के लोगों को अपना एक एजेंट बनाना, ताकि वो उनसे इंफॉर्मेशन को लेकर, बिल्कुल, वो मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आप बोलते रहिए जी। उनसे इंफॉर्मेशन लेके अपने देश तक पहुंचाना सर। एक्चुअली इसमें सिर्फ ज्योति ही नहीं होगी, एक हैंडलर सिर्फ अपना एक ही एसेट नहीं बनाता सर, वो अपना एक ही एजेंट नहीं बनाता, एक ही स्पैरो नहीं बनाता। अभी हमारी एजेंसी देखिए सर, कहां किस किस को इस केस के अंदर और भी लोगों की कड़ियां खोलती है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और मैंने आपको बोला कि भारत सरकार ने इसमें 121A के तहत शायद उसके ऊपर एक आईपीसी भी लगेगी, जो सेम अफजल गुरु के ऊपर भी लगी थी सर। लोगों को यह चीजें समझ में नहीं आ रही होगी कि एक मतलब एक 121A, ये तो हो सकता है कि हमारी एजेंसी ने इस चीज का खुलासा कर दिया, क्या एक बहुत बड़ा इंसिडेंट का भी रूप ले सकती थी सर ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि आप एक आम सिटीजन किस तरीके से इतना बड़ा यहां पर एक जासूस बन जाता है। और इसको लालच तो था, इसको शौक थे बड़े बड़े कि भाई यहां घूमना है वहां घूमना है, ये बातें सामने आती है। लेकिन कैसे एक आम सिविलियन के तौर पर, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, पाकिस्तान किस तरीके से उनसे जानकारी लेती है? क्या उनसे पूछती है कि आर्मी की मूवमेंट कहां है, ये बताइए, क्या वहां की फोटोज लीजिए? क्योंकि ये तो ओपनली था कि भाई इसका यूट्यूब चैनल चलता है, ये ओपन प्लेटफॉर्म पर है, फिर ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल करना। सर देखो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो हैंडलर होगा वो डायरेक्ट पहले दिन ही किसी को बोल देगा यार तू मेरे लिए काम कर। पहले तो सर मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो बताएगा ही नहीं कि मैं किसी देश का एक हैंडलर हूं। दानिश ने कभी बोला ही नहीं होगा कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पहले रहता है। पहले धीरे धीरे दानिश इसके टच में आया, या हो सकता है कि दानिश को किसी और ने टच में लाया होगा। डायरेक्ट एक हैंडलर
डायरेक्ट अपने एक एजेंट के अंडर में या एक स्पैरो को डायरेक्ट टच नहीं करेगा, कोई ना कोई कट ऑफ होगा इसके बीच का, इन दोनों की मध्यम कड़ी बनेगा सर। और वो आदमी को एनालाइज करते हैं, वो हर आदमी को एनालाइज करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर ज्योति मल्होत्रा को उन्होंने टारगेट किया तो पहले दिन ही ज्योति मल्होत्रा को उन्होंने बोल दिया। पहले ज्योति मल्होत्रा को उन्होंने हनी ट्रैप के केस में लिया, धीरे धीरे उससे दोस्ती करी, दोस्ती जब उन्होंने उनके ब्रेन को समझने की कोशिश करी, यार ज्योति मल्होत्रा की क्या क्या कमजोरियां हैं, इसको पैसों की जरूरत है, ये पैसों के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, तो एक स्टेज पर आके एक हैंडलर अपना एजेंट बनाता है सर। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बना देगा वो एजेंट। इसका मतलब है कि बहुत बहुत धीरे धीरे आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप इंसान को उलझाते जाते हैं हनी ट्रैप में। एक बार आप स्पैरो का जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पैरो एग्जैक्टली क्या है, अगर आप बता पाए। हाँ। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दानिश, उसको एक मेन हैंडलर समझ लो सर आप। अगर भारत सरकार को पता भी चल जाता है कि दानिश पाकिस्तान का एक स्पाई है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर थ्रेट हो रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट उसको अरेस्ट नहीं कर सकती सर, क्योंकि वियना 1961 के तहत हम किसी भी ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जो हाई कमीशन में काम कर रहा हो। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि उसे वापस वो उसके देश भेज देंगे, कि पाकिस्तान को बोल देंगे आप अपने इस आदमी को दोबारा बुला लो। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, दानिश तो हैंडलर हो गया, स्पैरो क्या है सर, एक हैंडलर क्या होता है, एक ऐसे आदमी को टारगेट करता है जो उस तक मैसेज पहुंचा सके। यहां पर ज्योति का डायरेक्ट काम नहीं है। मैं जहां तक अभी मैंने एनालाइज किया या मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि ज्योति ने अभी तक पाकिस्तान मिलिट्री से ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। हो सकता हो पाकिस्तान के कुछ एक आईएसआई के एजेंट से मिली हो, लेकिन ज्योति का सिर्फ एक ही काम है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। मेरी बात समझ रहे हैं सर? वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ज्योति किसी आर्मी कैंप के अंदर या मिलिट्री एक्टिविटी के अंदर एंटर हो सकती है, लेकिन वो एक यूट्यूबर है, तो जगह जगह पर जाकर कुछ भी, मतलब उसके पास एक कवर आईडी, एक यूट्यूबर की कवर आईडी है। अब मैं इसको कवर आईडी नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि मेरी नजरों में इस टाइम ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तान की स्पैरो है, कवर आईडी एक यूट्यूबर का लेके चल रही है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण आपने कहा। शिवदान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान जी थोड़ी सी माफी चाहेंगे, थोड़ा वक्त लगा आप पर आने पर, लेकिन महत्वपूर्ण था कि भाई यहां पर एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव और एस्पियोनाज पर्सपेक्टिव से भी हमें समझना था कि आखिर क्या कुछ किया गया है। शिवदान जी, यहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जांच पड़ताल करेगी, आईबी यहां पर जांच पड़ताल करेगी, और आपको क्या लगता है कि किस लेवल तक जा सकता है? कई नाम तो यहां पर जुड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य सूत्रधार यहां पर यह मासूम दिखने वाला चेहरा, जो कि मासूम नहीं है, इस महिला ने देश के साथ गद्दारी की है। शिवदान जी देखिए, सबसे बड़ी गद्दारी तो इस महिला ने यह किया है कि पाकिस्तान की इमेज को पॉजिटिव रूप में दिखाना, बिल्कुल अपने यूट्यूब के द्वारा, बिल्कुल अपना जो भी सिस्टम चला रही थी, जो पाकिस्तान जिसको पूरा दुनिया क्रिटिसाइज करती है, जो बिल्कुल आतंकवाद के रास्ते पर चल रहा है, उसकी पॉजिटिव इमेज दिखाना। नंबर 2, इस लेडी ने जाकर के पहलगांव में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जनवरी में, और उसकी सूटेबल टारगेट को इसने पाकिस्तान को बताया। बिल्कुल। देखिए, मैं अपनी आर्मी नॉलेज से आपको बता सकता हूं कि इस तरह के हमलों में सबसे जरूरी एलिमेंट होता है इंफॉर्मेशन का मिलना। तो इस लेडी ने उस जो पहलगांव में जो ये हमला किया है आईएसआई ने या उसके आतंकवादियों ने, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस लेडी ने निभाया, उसको इंफॉर्मेशन सप्लाई करके, और साथ साथ पाकिस्तान की इमेज को पॉजिटिव रूप में दिखा करके पाकिस्तान के लिए ऑडियंस तैयार कर रही थी हमारे देश में। उसके लिए एक तरह की सॉर्ट ऑफ अच्छी वेब तैयार कर रही थी पाकिस्तान के लिए। तो इस लेडी ने बहुत बड़ा देश के साथ गद्दारी की है, और इसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस तरह से इसने ये क्या है कि हमारे देश में जब से ये हमला हुआ है, आपको याद होगा कि कश्मीर में अंडरग्राउंड एजेंटों की सफाई के लिए अभियान शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से हमें सीमावर्ती राज्यों में, जिनमें पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में भी इस तरह के एजेंटों की सफाई के लिए अभियान सरकार को चलाना चाहिए। बिल्कुल। और इन एजेंटों को ढूंढ करके और सख्त से सख्त कार्रवाई, शिवदान जी, सख्त से सख्त, मैं तो कार्रवाई कहता हूं ऐसी होनी चाहिए कि भाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उम्र कैद से बड़ी, मैं वो जो सजा है उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहूंगा या तो उम्र कैद या उससे बड़ी सजा जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये फांसी के लिए बनता है ना, कि भाई इससे बड़ा अगर लोग वहां पर मरे, इतने ज्यादा लोग वहां पर मारे गए, शहीद हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदार ऐसी ये जासूस हो सकती है, या ऐसे जासूस, इसको छोड़ दो तो और भी जासूस यहां पर मौजूद होंगे। मैं जाऊंगा वोरा साहब पर भी मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि आखिरी के 1-2 मिनट बाकी हैं। वोरा साहब, क्या अब वक्त आ गया है कि भाई युद्ध की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति चल रही है, अब कुछ ऐसे सख्त कानून बना दिए जाए और एक आध को एग्जाम्पल के तौर पर
कर देना चाहिए कुछ ऐसा काम वोरा साहब कि संदेश चला जाए पाकिस्तान को भी, और इनको जो आशिकी ज्यादा हो रही है पाकिस्तान के साथ, इनको जरा भेजे पाकिस्तान में हम। वोरा साहब, ये आपकी बिल्कुल सही का कानून तो हमारे पास है, अब उनको लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके अगेंस्ट सेक्शंस लगाए गए हैं, और इसके साथ इसका एक वीडियो कैमरामैन भी था जो हर जगह घूमता रहता है, मेरा ख्याल उसको भी हमने तोड़ा होगा, वो गवाही देगा। इन लोगों को समझा दो सर, वन ऑफ द थिंग्स व्हिच मैंने अपने करियर में देखा है, जब इस तरह की मुसीबत आती है, जो आपका डार्लिंग होता है ना वो भी भाग जाता है, आपका कैमरामैन सब बताएगा, यहाँ गया था, इधर गया था, ये किया था, इससे मिली, उससे मिली, और फिर आपने उसको पोस्ट कर दिया। तो मेरा मानना है कि इसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, अपनी कब्र खुद खोदी है इसने। अब बस एक बाकी चीज है कि उसको उसी कब्र में डाल दिया जाए, वहां पर दफना दिया जाए। आई कैन फॉरगिव एनीथिंग, लेकिन देश के साथ गद्दारी कोई आपको माफ नहीं। बिल्कुल, ये माफी के लायक है भी नहीं। कैप्टन इंद्रजीत जी, आप मुझे बताइए, क्या मजबूर कर देता है इंसान को इतना गद्दार होने के लिए? हर इंसान के पास दो ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, एक सही रास्ता चुनना, एक गलत रास्ता चुनना। गलत रास्ता आसान जरूर होता है, उसमें पैसा ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन एक अच्छा रास्ता आपको अच्छी जिंदगी देगा, आपके बच्चों को संस्कार देगा, आपके माँ बाप को एक सहूलियत देगा कि भाई मेरा बच्चा अच्छे मार्ग पर है। और ये कहां चली गई इनकी बच्ची? देखिए शिवम, मैं तो यही कहूंगा, जिसके संस्कारों में अगर देश द्रोह, देश से गद्दारी, अगर जिसके संस्कारों में ये चीज है तो उनके बहुत जल्दी आ जाती है। और जिसके संस्कारों में अपने देश के लिए मर मिटना, देश के लिए कुर्बान हो जाना, देश के लिए सब कुछ त्याग कर देना, उनके लिए कोई चीज मायना नहीं रखती, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो ये लोग जो बिकाऊ होते हैं वो अपना ईमान जरासा में बेच देते हैं। तो ऐसे काफी लोग हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं। और ज्योति के लिए तो मैं यही कहूंगा कि इनके साथ दो ही चीजें हो सकती, या तो पैसा तो है ही है इनके साथ मेन चीज है, और हो सकता है कि ये महिला है, वहां के किसी पुरुष के साथ इनके संबंध रहे हो। ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। लकी जी ने यही बात जो है वो बिल्कुल तरीके से कही थी, लेकिन समय इतना ही था। लकी जी 10 सेकंड में कुछ कहना चाहें तो बस। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि महिला और पुरुष बिल्कुल समान है। तो मैं कहना चाहूंगा, जब हम 121(a) के तहत अफजल गुरु को फांसी की सजा दे सकते हैं, तो बिल्कुल फांसी देने की और मिसाल देनी चाहिए सर, फांसी होनी चाहिए। शिवदान जी 10 सेकंड, बस उससे ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह के देशद्रोहियों के द्वारा ही हमारे जैसे वीर जो हमारे नौजवान हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए युद्ध किया है, उनकी वजह से हम काम रहे इतने दिन तक। ये केवल ऐसे लोगों के कारण थे, इनको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, फांसी होनी चाहिए। सभी का निष्कर्ष यहां पर निकला। बिष्ट साहब आपका धन्यवाद, शिवदान जी आपका धन्यवाद, इंद्रजीत जी आपका धन्यवाद, वोरा साहब आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत।